हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। सिलेबस ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का, किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये स्पेशली एलयू यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, बीए सेकेंड सेमेस्टर। तो चलिए आज के इस लेक्चर्स डिस्कशन में या फिर जो सिलेबस डिस्कशन है इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं और इस सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस पर बीए पॉलिटिकल साइंस है, 3 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड नंबर यूनिट पे पहुंचते हैं कि सॉरी सेकेंड नंबर यूनिट नहीं, सेकेंड सेमेस्टर पे पहुंचते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए भाई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अरे किधर गया भाई सेकेंड सेमेस्टर? ये आपका सेमेस्टर 1 है। ठीक है, यह है आपका सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, यह है सेकेंड सेमेस्टर। और सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 मतलब जो फर्स्ट पेपर है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में 2 पेपर है। जैसे पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें 2 पेपर हैं। पहला जो पेपर है वो जो है एक तरीके से पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरे पेपर में को भी हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा पेपर है, लेकिन पहले पेपर को पहले डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइटल ऑफ द पेपर जो है वो क्या है? टाइटल ऑफ द पेपर वो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। क्या है? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक अवधारणा हिंदी में क्या बोलेंगे? राजनीतिक राजनीतिक अवधारणा। अवधारणा। ठीक है, ये जो राजनीतिक अवधारणा है इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटीज, यानी कि जो संप्रभुता है ये जो है इसकी अवधारणा क्या होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें संप्रभुता की, तो संप्रभुता संप्रभुता होती कहां पे है? तो मैं बता दूं आपकी, जो संप्रभुता होती है ये किसी राज्य के 4 एलिमेंट्स में से एक होती है, या फिर हम ये कहें कि 4 तत्वों में से एक होती है। ठीक है, 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जो तत्व होता है वो होता है भूमि, दूसरा जनता, और तीसरी सरकार, और चौथा जो यूनिट होता है वो होता सॉरी चौथा जो एलिमेंट्स होता है वो होता है आपका संप्रभुता, जो कि सरकार के पास होती है। ये संप्रभुता क्या होती है? तो संप्रभुता एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी प्रकार से, चाहे आंतरिक या फिर बाहरी जो मामले होते हैं उनमें स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के लिए या फिर स्वतंत्र रूप से फैसला लेना हमारे लिए एक शक्ति क्रिएट करता है। मतलब पूरी तरीके से हम ये कहें कि जो संप्रभुता होती है, चाहे वो इंटरनल मामला हो चाहे आउटर मामला हो, उसमें किसी भी प्रकार के फैसले लेने के लिए हम पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये होता है संप्रभुता। इसमें मोनिस्ट हम लोग देखेंगे, प्लुरलिस्ट यानी कि जैसे एकत्ववादी होता है या फिर बहुलवादी होता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र की थ्योरी जो होती है वो क्या होती है भाई, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। लोकतंत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, जो लोकतंत्र होता है उसमें जो लोकतंत्र होता है उसमें एक परिभाषा बहुत ही फेमस है। ठीक है, जो कि अब्राहम लिंकन की है। वो कहते हैं जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है ना, ये बेसिकली है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, अच्छा, लिबरल और एलिस्टिक्स है, और उसके बाद मैट्रिक्स। इसमें जो है लिबरल है। ठीक है, लिबरल को भी हम लोग देख लेंगे, एलिस्टिक है इसको भी देख लेंगे। बेसिकली जो होता है लिबरल का मतलब क्या होता है कि जो अवधारणा होती है पॉलिटिकल्स की, सबसे पहली जो अवधारणा होती है लिबरल, लाइक उदारवाद हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एलिस्टिक यानी कि अभिजात्य कह सकते हैं इसे, अभिजात्य। ठीक है, ये कैसा है, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स जो है ये कैसा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कहां से आया, कब पहली बार आया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर तीसरे वाले में डिफरेंस क्या है। इन सभी चीजों को हम लोग कवर करने वाला है यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो यूनिट नंबर आपने 1 देख लिया। अब हम लोग पहुंचते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 में कौन कौन सी चीजें हम लोग को समझनी और जाननी है भाई, ध्यान दीजिए। यूनिट नंबर 2 है
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि जो सरकार होती है, सरकार के रूप हम लोगों को देखना है कि कितने टाइप्स की सरकार होती है, जो गवर्नमेंट्स होती है किसी भी देश में कितने प्रकार की होती है। इसमें हम लोग पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय जो सरकार होती है, संसदीय सरकार जैसे भारत की जो व्यवस्था है, सरकारी जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट जो है भारत में संसदीय सरकार है। संसदीय का मतलब संसद होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी है, यानी कि हमारे यहाँ डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग कह सकते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारी बातों को ले जाकर के प्रतिनिधि कहां पे रखते हैं, संसद में रखते हैं, और वहां से हमारी बातों को जो वहां की गवर्नमेंट होती है वो सुनती है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद प्रेसिडेंटल्स यानी कि राष्ट्रपति का जो शासन होता है, जिसे हम लोग अध्यात्मक शासन कह सकते हैं, यूनिटरी और फेडरल्स। ठीक है ना, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं फेडरल्स और यूनिटरी जो गवर्नमेंट्स है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, अधिष्ठात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन। ठीक है ना, एकात्मक शासन। ठीक है, ये सब देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम लोग यूनिट नंबर 3 पर पहुंचते हैं। यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को क्या समझना है भाई, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, इसको हम लोग को जानना है। कब आई, कैसे अस्तित्व में आई, इसकी क्या अवधारणा है, इसकी प्रकृति क्या है, ये किस तरीके से सरकार को इफेक्ट करती है या फिर नहीं करती है, इसको समझना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, लाइक हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, एएसपी जिसे हम लोग बोलते हैं, ओवरऑल तो ये पार्टीज होती हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है, इनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं कौन इन्हें देता है, कैसे कैसे ये अपनी क्रिया प्रक्रिया करते हैं, किस तरीके से कौन सी प्रक्रियाएं करके ये अपने वोट जो होते हैं ना, वोट जिसे हम लोग मत बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको कैसे ये कलेक्ट करते हैं, और फिर जब ये जीत जाते हैं तो जाकर के गवर्नमेंट्स बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सारी प्रक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप एक तरीके से इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, या फिर कोई समूह हो सकता है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य ये होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की अध्यादेश जारी करती है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई नियम नए बनाती है, लागू करती है, कोई संशोधन करती है, तो जब इनके हित में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जब इनके हित को प्रभावित किया जाता है उस रूल्स के द्वारा, उस नियम के द्वारा, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो अपने अध्यादेश या फिर किसी भी प्रकार का जो संशोधन है, जो कानून है, वो वापस ले। ठीक है ना, इसको हम लोग समझेंगे किस तरीके से होते हैं, क्या इनका इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट्स के ऊपर, क्या सरकारें वापस लेती हैं नहीं लेती हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 में आ जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है ना, इलेक्टोरल सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, चुनावी प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे ओवरऑल चीजें कि चुनाव प्रमुख कौन होता है, चुनाव प्रणाली कैसे होती है, भारत में कितने प्रकार से चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, ओवरऑल जितने भी लोग हैं सबके बारे में हम लोग को समझना है। चुनाव प्रणाली क्या होती है, ये कैसे अपॉइंट करती है किसी भी प्रकार के चिन्ह को, जैसे होता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, बीजेपी का कमल है, बीएसपी का हाथी है, एसपी का, और भी ओवरऑल सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। मतलब ये थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे, जिसे हम लोग प्रतिनिधित्व के सिद्धांत बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं, जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जा करके हमारी बातों को संसद में रखते हैं, हमारी बातों के लिए लड़ते हैं, जैसे जहां का भी जो व्यक्ति संसद होता है वहां जाकर के अपनी बातों को सारी चीजें कवर करता है, रखता है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो अपनी जिम्मेदारी को कंप्लीटली निभाता है। ठीक है, उसके बाद सेकुलरिज्म क्या होता है, इसको भी हम लोगों को समझना है। हिंदी में इसे बोलेंगे धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या है भाई, धर्म निरपेक्षता, तो धर्म निरपेक्षता का सीधा 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 जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपली होता है कि किसी भी राज्य को अगर हमने धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया है, तो उस राज्य का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा, कोई राज धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म को वो विशेष महत्व देगा। ये सीधा साधारण सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसमें हम लोग डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म में डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 1 खत्म हो गया है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये सारी बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई इन सब को हम लोग पढ़ेंगे कहां से, तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। देखिए
LU BA सेकेंड सेमेस्टर सारथी नामक बैच है आपके लिए। ठीक है, ये जो सारथी नामक बैच है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, हर बार की तरह हर बार ये सारथी नामक बैच आपका साथ देता है और ये आपके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ओवरऑल इसमें पर्सनल गाइडेंस सारी चीजें होती हैं जैसा कि हर बार आपने देखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सारथी नामक बैच का, आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैकल्टीज जो है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रयाग सर है, वो इतिहास वाले सर है, और ये जो है आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, ये मैम आपको हिंदी पढ़ाती हैं, मुझे तो आप जानते हैं ये मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट देखिए, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट आपको इस सारथी नामक बैच में 100% मिलने वाले हैं। फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो फीचर्स में बहुत ध्यान दो, क्या क्या है फीचर्स। सबसे पहली बात कि मेंटरशिप जो होती है ना, मेंटरशिप, ठीक है, ये पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए पर्सनल मेंटरशिप, थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लास भी मिलेगा आपका, लाइव क्लास भी मिलेगा, उसके बाद नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और ये सब के सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, सब के सब ऐप में मिलेंगे। तो जाकर के आप टारगेट गुरुकुल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। अगर इसके बाद भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ठीक है। इंपोर्टेंट एमसीक्यू 100%, अगर आपका एग्जाम किसी भी पैटर्न्स पे हो, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस हो चाहे एमसीक्यू पैटर्न्स पे हो, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह जो टारगेट गुरुकुल ऐप है सारथी नामक बैच में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल ही जाते हैं। आप एक बार यूट्यूब के केवल क्लासेस को ओपन करके आप उनके कमेंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे क्या है इफेक्ट सारथी नामक बैच का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं और पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। चाहे तो आप किसी भी मेंटर से, यहाँ पे किसी से भी आप जुड़ सकते हैं, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली कुछ समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का एक्सप्लेन करने का तरीका देखना चाहते हैं, तो आप पर्सनली उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, सर आपको ये चीज, मतलब एक बार बात करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो भाई देखिए, सारथी नामक बैच जितना जल्दी आप परचेज कर लोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतने बेहतरीन आपके नंबर भी आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, और अपने खुद से मेहनत भी करना है आपको, एक एक चीजों को समझना है, जो टीचर्स जिस तरीके से गाइड करने हैं उसको फॉलो करना है आपको, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रह जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए आ जाते हैं, ये आपका टोटल जो यूनिट नंबर 1 2 3 4 था, ये आपने देख लिया, यूनिट नंबर 1 2 3 4, और उसके बाद यूनिट नंबर 1 2 3 4 में आपने देखा कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो ये था आपका पेपर 1। अब हम लोग पहुंचते हैं भाई पेपर नंबर 2 पर। कहां पे? पेपर नंबर 2 पर। देखिए ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 2 है, ठीक है ना, पेपर नंबर 2 है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी यूनिट नंबर 1 में पहले देखेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। यूनिट 1 है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया, कैसे संविधान सभा को बैठाया गया, कौन कौन से लोग किस किस समिति के अध्यक्ष थे, किन किन लोगों का क्या क्या काम था, इसमें उस समय कौन कौन सी चीजें ऐड की गई, प्रक्रिया क्या थी, किस देश से कौन सी चीजें ऐड की गई, इन सभी चीजों को हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, सेलियंट फीचर्स का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समानता, न्याय, ये सब चीजें जो है इसके लिए एक तरीके से हम बात करें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, दो बातें आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स जिसे हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना प्रॉफिट होता है इन इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं, भारतीय जो नागरिक होते हैं, फंडामेंटल राइट से किसके खिलाफ इस फंडामेंटल राइट को यूज किया जाता है, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं
जिनको हम लोग प्राइवेट जो अथॉरिटीज होती है या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी भी, जो ड्यूटी है जिसे हम लोग हिंदी में कर्तव्य बोलते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे इस यूनिट में कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन से हैं, कब जोड़े गए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और ये वर्तमान समय में कितने हैं, पहली बार कितने जोड़े गए थे, क्या इसको फॉलो किया जा सकता है, नहीं फॉलो करने पे क्या होगा। ये सब के सब चीजें यूनिट नंबर 1 में, पेपर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां तक की बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो चलिए अब यूनिट नंबर 2 पे पहुंचते हैं। यूनिट नंबर जो 2 है इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है और पहली बार ये अस्तित्व में कब आया, और मूल अधिकार और जो डीपीएसपी है इन दोनों में क्या समस्याएं आ जाती हैं, क्या जो डीपीएसपी है मूल अधिकार को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करता है, या फिर जो डीपीएसपी है वो किस पर लागू होता है, वो नागरिकों पे लागू होता है या फिर गवर्नमेंट्स पे लागू होता है। अगर गवर्नमेंट्स पे लागू होता है तो क्या गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है इसको करना, क्या हम इसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में ओवरऑल सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यूनियन गवर्नमेंट्स क्या होता है, जो संघीय सरकार, जैसे प्रेसिडेंट जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, इसको हम लोग समझेंगे। मतलब ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट्स जो होती है, जो संघ सरकार होती है, इसको समझेंगे। प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से समझेंगे, उनके एक एक चीजों को जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन से इनके पास पावर है, व्यवहारिक है या फिर ये संवैधानिक है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट को बेसिकली किसी भी देश का प्रथम नागरिक या फिर राजा भी कहा जाता है। और जब हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक, गणतंत्र की, ठीक है, तो वहां पे ये जो है संवैधानिक होते हैं। संवैधानिक होने का मतलब कि इनका जो है चुनाव किया जाता है, न कि ये वंशानुगत होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ओवरऑल चीजें पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी काउंसिल क्या होती है, परिषद कौन से होते हैं भाई, कौन बनाता है, कब बनाता है, कौन इन्हें लागू करता है, इन्हें कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, कितने सदस्य को ये रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 2, पेपर 2 के यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पर। देखो भाई, यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है ना, जो पार्लियामेंट है, ठीक है ना, जो संसद है उसमें दो सदन है भाई, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में ओवरऑल चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि इनका स्पीकर कौन सा होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, इनकी पावर्स क्या होती है, अन्य मंत्रियों की पावर्स क्या होती हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के और भी टर्म्स जितने भी होते हैं उसमें हम लोगों को पढ़ना है। इसी तरीके से राज्यसभा को भी पढ़ना है, क्या राज्यसभा को यहाँ पे लेकर के आना जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्या हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कहां से आई हैं, ये सब के सब जो है ब्रिटेन से आई हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन से डिफरेंस ये हो गया कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत में लिखित संविधान है, और इन सभी लोगों की अपनी अपनी जो पावर्स होती है उसको फिक्स कर दिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लॉ जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, उनको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कौन कौन से लोगों का उसमें पावर्स होता है या फिर अधिकार होता है वो बनाने का, कौन सी अथॉरिटीज उसको बना सकती है, या फिर गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है, या फिर जो न्यायपालिका होती है उनके पास भी लॉ बनाने का अधिकार होता है। सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, कौन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कब बनाया जा सकता है, कब अध्यादेश जारी होता है, कब वो पास होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन जुडिशरी हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी को आप लोग जानते हैं कि ये 3 लेयर्स में है। सबसे पहले सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के और भी न्यायालय होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में, इस चैप्टर्स में। ठीक है ना, तो यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, ये सभी आपने जान लिया। चलिए यूनिट नंबर 4 में हम लोग पहुंचते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है भाई, इंडियन फेडरेशन जो होता है, इंडियन फेडरेशन, ठीक है, इसको पढ़ना। ठीक है ना, इंडियन फेडरेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं, मतलब राज्य जो सरकारें होती हैं,
जिन्हें हम लोग प्रांत भी बोलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वास्तव में स्टेट नहीं होते हैं, क्योंकि स्टेट के पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो उनको फुलफिल करता है तो वही स्टेट होता है। अदरवाइज अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो ये भारत के लिए एक प्रांत की तरह वर्ग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इसे स्टेट बोल देते हैं। आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। गवर्नर कौन होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में राज्यपाल बोलेंगे, ये गवर्नर कौन होते हैं, क्या करते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनकी टाइमिंग कब से कब तक रहती है, क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, क्या ये राष्ट्रपति की तरफ पावर्स ऑब्जर्व करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर से इनका किस प्रकार का संबंध होता है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स में कौन पावरफुल होता है, सभी चीजें समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, यानी कि इन्हें हिंदी में मुख्यमंत्री बोलेंगे। मुख्यमंत्री कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरीके की चुनाव प्रणाली होती है, कब कितने ये सदस्य आपस में ऐड कर सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजें, ठीक है ना, और किस तरीके से ये सरकार को चलाने का कार्य करेंगे, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके नीचे जो मंत्री होते हैं, जो उनकी परिषद होती है, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें वो चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे मिनिस्टर्स की भी अपनी कुछ ना कुछ पावर्स होती है, मुख्यमंत्री के सिमिलर्स, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लेजिस्लेचर्स क्या होता है, पंचायत राज सिस्टम्स इंडिया में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जो पंचायत राज सिस्टम है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद जो लेजिस्लेचर है, जो जिसे बेसिकली विधानसभा बोला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 को देख लिया है, जो कि एलयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस डिस्कशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों को ये चीज समझ नहीं आ पाती है कि भाई कौन सी चीजें कब और कहाँ कैसे पढ़नी है, जिसकी वजह से उनके कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज के इस वीडियोज में आपने देख लिया कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आज के वीडियोस को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जब तक आप सारथी नामक बैच को परचेज नहीं करेंगे तब तक आप खुद गाइडलेस रहेंगे, तो समस्याएं आपके साथ कहीं ना कहीं से हो सकती हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।